Hello students, how are you? All well? Okay. आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 13 की एक्सरसाइज, जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 से। शुरुआत के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है। टू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम Li36 and Li37 have respective abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses 6.01512 U and 7.01600 U respectively. Find the atomic mass of lithium. यहाँ पे उनका abundance दिया है। ओके, तो जब भी आपको ऐसे अबंडेंस दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सपोज किसी एक का अबंडेंस x है, दूसरे का x2 है, या तो 100 माइनस x है, वट एवर यू लाइक। तो टोटल मास m इज इक्वल्स टू x1 मास ऑफ बोरॉन, सॉरी लिथियम 36 plus x2 mass of lithium 37 divided by x1 plus x2. ओके, या तो डायरेक्टली यू कैन राइट 100. ओके, x1 कितना दिया है? x1 is given 7.5. x1 is given 7.5%, और जो दूसरा दिया है वो है 92.5, और जो उन दोनों का एडिशन आएगा वो होगा 100. ओके, अब लिथियम 36 की वैल्यू है 6.01512, और लिथियम 37 की वैल्यू है 7.01600. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवाइडेड बाय 100 करो, तो हमारे पास आंसर है 6.94141 U. तो ये हो गया mass of lithium. Okay, atomic mass of lithium. Second number, boron has two stable isotopes are B510 and B511. Their respective masses are 10.01294 U and 11.00931 U, and the atomic mass of boron is 10.811 U. Find the abundance of boron 510 and boron 511. Okay, तो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड. सेम फॉर मास ऑफ बोरॉन, इट्स x1 मास ऑफ बोरॉन 510. ओ, 510 प्लस x2 की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 माइनस x1, क्योंकि दोनों का एडिशन 100 ही होगा, परसेंटेज में है इसीलिए. मास ऑफ बोरॉन 511 डिवाइड बाय 100. ओके, डिवाइड बाय 100. ओके, टोटल मास इज 10.811 डिवाइड बाय 100. x1 10.811. okay, 10.01294 plus 100 minus x1, that's 11.00931. इसे ऊपर ले लो तो मल्टीप्लाई 100, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. 10.81.1 इज इक्वल्स टू 10.01294 plus, that's 100
into 11.00, that means 1100.931 minus 3x. ओके, इसे इस तरफ भेजो. 1081.1 minus 1100.931 is equals to 10.01294 x1 minus 11.0093 x1. ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो और x को मल्टीप्लाई करो. दैट्स 19 point something is your answer. 19.9%. 19.9%. And x2 is equals to 100 minus x1. 100 minus 19.9, it's 80.1%. तो ये हो गया आपका x2 और ये है आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल. राइट डाउन. Exercise number 2. The three stable isotopes of neon 10, 20, 10, 21, 10, 22 have respective abundance of 90.51%, 0.27%, 9.22%. The atomic masses of the three isotopes are 19.99 U, 20.99 U and 21.99 U respectively. Obtain the average atomic mass of these neon. Okay, यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 प्रपोर्शन दिए हैं. ठीक है, तो 3 प्रपोर्शन के लिए हम लोग यहां पे तीनों का एडिशन दिखाएंगे कि भाई एटॉमिक मास m इज इक्वल्स टू x1 mass of neon 1020 plus x2 mass of neon 1021 plus x3 mass of neon 1022 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन 100 ही होना है फाइनल है. ओके, यहां पे मुझे 3 प्रपोर्शन दिए हैं. ठीक है, तो उन 3 प्रपोर्शन का एडिशन होगा 100. क्या क्या दिया है? 90.51 प्लस 0.27 प्लस 9.22. ओके, अब नियॉन 1020 का मास दिया है 19.99. टेन 21 का दिया है 20.99 और इसका दिया है 21.99. ओके, अभी इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट करो, तीनों का एडिशन करके 100 से उसे डिवाइड कर दो. ठीक है, तो आंसर मिलेगा 20.18 U. ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2. राइट डाउन. Exercise number 3. Obtain the binding energy in MeV of nitrogen nucleus and given M nitrogen is 14.00307. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे. जब भी किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. तो सबसे पहले मास डिफेक्ट फाइंड करो. मास डिफेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN माइनस कैपिटल M.
ओके, कौन दिया है यहां पे? नाइट्रोजन दिया है। नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.00727 ओके, और न्यूट्रॉन का जो होता है 1.08665। Mass of nitrogen is given and that is 14.00307 14.00307। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का एडिशन करके ये सबट्रैक्ट करो तो 0.11236U 11236U ये मिलेगा आपको मास डिफेक्ट। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू द मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी E is equals to delta mc square 11236 931.5 okay 101.04 MeV 101.04 MeV ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। इट्स EB, बाइंडिंग एनर्जी EB डेल्टा MC स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 101.04 MeV। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 4 क्या कहता है? 4 नंबर का एक्सरसाइज, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लाई Fe2656 एंड बिस्मथ 83209 इन यूनिट्स ऑफ MeV फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी चेक करनी है। नाउ अभी जो डेटा दिया है उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ना है कि सबसे पहले Fe का लेते हैं मास डिफेक्ट। मैंने अभी बताया आपको मास डिफेक्ट से ही आपको जाना है। मास डिफेक्ट in Fe2656 okay, mass defect in Fe2656 it's delta M ZMP plus NMN minus capital M। okay, 26 proton 30 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास 1.00, इस बार चेंज है 7825 लेना है हमें। न्यूट्रॉन का तो वही का वही है, कोई चेंज नहीं है 1.008665 माइनस कैपिटल M इट्स 55.934 55.934939 ओके। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और सब्ट्रैक्शन करो तो आपको मिलेगी मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट की वैल्यू है 0.528461 0.528461 इट्स U। ये रही आपकी मास डिफेक्ट की वैल्यू। नाउ बाइंडिंग एनर्जी जो हमें फाइंड करनी है वो है बाइंडिंग एनर्जी इट्स EB दैट्स डेल्टा M C स्क्वायर 528461 मल्टीप्लाई 931.5। बाइंडिंग एनर्जी है आपकी 492.26 MeV, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है तो EBN इज इक्वल्स टू EB डिवाइड बाय A।
divided by 56. So EBN it's nearly 8.79 MeV. Binding energy per nucleon for Fe is 8.79 MeV. ओके, दूसरा कौन सा दिया है? बिस्मथ 83,209 एंड उसके लिए मास डिफेक्ट फाइंड करो. मास डिफेक्ट in bismuth 83,206, sorry 83,209. Mass defect, it's delta M, it is ZMP plus NMN minus capital M. ZMP it's 83, 1.007825, and it is 126, 1.008665 minus M 208.98, 208.980, 388. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, एडिशन करके ये सबट्रैक्ट करो तो आपको आंसर मिलेगा 1.760 877U. ओके, 877U आपको आंसर मिलेगा. उसके बाद उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है EB इज इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर. ओके, डेल्टा M इट्स 1.760877 मल्टीप्लाई 931.5 and that's answer is around 1640.3 MeV binding energy. So binding energy per nucleon it's EB by A 1640.3 divided by 209 और उसकी वैल्यू होती है 7.85. जो कि हमें दिखता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Fe की बिस्मथ से ज्यादा है, भले ही उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर कम हो, ओके नंबर, बट फिर भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी बिस्मथ से ज्यादा है. ओके, राइट डाउन एक्सरसाइज नंबर 4. एक्सरसाइज नंबर 5 क्या कहते हैं? A given coin has mass of 3 gram. Calculate nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made of copper 2963 atoms of mass 62.92960. Okay. तो यहां पे हमें बात करनी है कॉपर की. ओके, तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि भाई एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है. तो सबसे पहले न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल mass defect of copper nucleus, it is delta M is equals to ZMP plus
NMN माइनस कैपिटल M। नाउ Z कौन सा दिया है यहां पे? कॉपर। कॉपर 2963 29 प्रोटॉन 34 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1.007825 1.008665 माइनस 62.92960 ये है टोटल न्यूक्लियस मास ऑफ द कॉपर। ओके, तो मास डिफेक्ट का कैलकुलेशन आता है 0.591935 0.591935 इन U। तो ये हो गई मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी EB, it is delta MC square 0.591935 931.5 is equals to, चलो कैलकुलेशन है 55.3874 551.3874 U, sorry not U, it's MEV। तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब कॉपर का जो मास है उसके हिसाब से अगर देखो तो 63 ग्राम, अगर 63 ग्राम कॉपर के अंदर 63 ग्राम कॉपर कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने न्यूक्लियस होंगे? Na न्यूक्लियस। ओके, 63 ग्राम कॉपर कंटेन्स Na न्यूक्लियस, तो 3 ग्राम कॉपर कंटेन्स N nucleus, N 3 into 6.023 10 raised to 23 divided by 63 point something, टू 868 10 raised to 23। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो 3 ग्राम कॉपर दिए, 3 ग्राम कॉपर के अंदर इतने न्यूक्लियस होंगे, तो एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतने न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल न्यूक्लियस is E total 551.3874 multiply 2868 10 raised to 23 is equals to, ओके, और उसके बाद उसे जूल में भी कन्वर्ट किया है, तो 10⁶ इज अ मेगा एंड 1.6 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आता है कुछ 2.5 10⁻12 जूल। 2.5 10⁻12 जूल। ओके,
तो ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, नॉट MeV बट इट इज इन जूल। तो इतनी टोटल एनर्जी चाहिए पूरे कॉपर के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। 3 ग्राम कॉपर के सारे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 5, राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 6, ओके, एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर कुछ 7 पार्ट्स है, तो हम वन बाय वन सब देखेंगे कि भाई RA 226 का अल्फा डीके, RA 226 का अल्फा डीके, दैट मीन्स He2 चलो 86 में से 2 निकल गए, 84, 226 में से 4 निकल गए, 222, दैट इज Rn। ओके, ये Rn होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है प्लूटोनियम 94-242 का अल्फा डीके, प्लूटोनियम 94-244 का अल्फा डीके, दैट मीन्स He2, 94 में से 2 निकल गए, दैट्स 92, बैलेंस करना है दोनों साइड पे। 242 में से 4 निकल गए, 238, 92, 238, इट इज यूरेनियम, थ्री नंबर। बीटा माइनस डीके ऑफ फॉस्फोरस P1532, बीटा माइनस डीके -10, ये -1 है, इधर आएगा +1, 16 -1 15, 16 मतलब कि सल्फर, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 32। नंबर 4, बीटा माइनस डीके ऑफ बिस्मथ 83210, बिस्मथ 83210, -10, 83 इधर आएगा, -1 प्लस हो जाएगा, 84 मतलब पोलोनियम, 210 एज इट इज रहेगा, क्योंकि बताया था मैंने बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो चेंज होगा नहीं, ऊपर कोई चेंज नहीं, सिर्फ नीचे का चेंज। 5, बीटा डीके ऑफ कार्बन C611, बीटा प्लस डीके, C611 बीटा प्लस +1 0, 6 - 1 इट्स 5 मतलब कि बोरॉन, 511। नेक्स्ट, उसके बाद TC का बीटा प्लस डीके, TC में से बीटा प्लस डीके है 4397 का, TC 4397 का बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस मतलब E+1 0, 43 - 1 इट इज 42, 97 0 molybdenum MO, okay, and the last one it's a 7 का थोड़ा अलग है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोला उन्होंने, जेनॉन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, जेनॉन XC, जेनॉन का है इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जेनॉन 54-120, इलेक्ट्रॉन कैप्चर -10, इट इज 53, ऊपर कुछ नहीं, 120, 53 मतलब आयोडीन। तो ये है कुछ रिएक्शंस जो उन्होंने बोले थे, ओके, राइट डाउन।
Exercise number 7. Let's start. A radioactive isotope has half-life capital T years. How long will it take the activity to reduce 3.125% and 1% of its original value? Okay. Activity. R divided by R0. How much time? 1/2 T divided by T and half. यहां पे हाफ लाइफ दी है कैपिटल टी और स्मॉल टी फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके चलेंगे आगे. ओके. इनिशियल 100 ले लो और ये रही 3.125 इज इक्वल्स टू 1/2 टी फाइंड करना है, हाफ लाइफ कैपिटल टी, डिवाइड करो 1/32 टी बाई टी, 32 2⁵, 1/2 T by T. Here bases are equal, so powers must be equal. 5 is equals to T by T, so T is equals to 5T. ये रहा फर्स्ट. सेकेंड देखते हैं सेम फॉर्मूला के साथ. R divided by R0 is equals to 1/2 T tau and half. अभी क्या बोला है 1%, मतलब इनिशियल जो है वो 100 ले लो और ये 1 ले लो. 1/2 T by T. पलटो तो 100 is equals to 2⁵ T by T. Taking log both the side, log both sides, log 100 log 2⁵ T by T. 2.0000 is equals to T by T as it is, log 2. 2 is equals to T by T, log 2 it's 0.3010. T is equals to 2T divided by 0.3010 और इसका आंसर आता है कुछ 6.46 years. Oh, sorry. T years. Okay, 6.46 T years. ओके. तो ये है एक्सरसाइज नंबर 7. राइट डाउन. Let's start exercise number 8. The normal activity of living carbon contains matter is found to be about 15 decays per minute for every gram of copper. Okay. मतलब मेरी बॉडी जो है वो लिविंग बॉडी है. अगर इसमें से रेडियो एक्टिविटी आपको मिलेगी तो वो मिलेगी 15 डिकेस पर मिनट के हिसाब से. ओके. The activity arise from the small proportion of radioactive C614. रेडियोएक्टिव कुछ C614 के स्मॉल प्रपोर्शन में से वो निकलती है, प्रेजेंट विद द स्टेबल कार्बन आइसोटोप C612. कार्बन C612 जो आइसोटोप है उसका C614 उसमें से निकलती है और वो बहुत ही कम मात्रा में होता है. When the organism is dead, मतलब जब बॉडी मर जाती है,
इट्स इंटरेक्शन विद द एटमोस्फियर विच मेंटेन द अबोव इक्विलिब्रियम एक्टिविटी, मतलब जो 15 डीके पर सेकंड की एक्टिविटी थी वो बंद हो जाएगी, मतलब डीके होना शुरू हो जाएगी। केसेस इट्स एक्टिविटी बिगिंस टू ड्रॉप, मतलब एक्टिविटी जो 15 थी अब वो धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू करेगी क्योंकि वो कार्बन अब मेंटेन होगा नहीं। फ्रॉम द नोन हाफ लाइफ 5730 years of carbon C614 and the measured activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of carbon C612 dating used in archaeology. Okay. अब जो मेन बात है वो सुनो। सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम द मोहेंजोदारो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डीके, मतलब मोहेंजोदारो जो है वो खुदाई के टाइम कोई हमें एक बॉडी मिली है, उसके अंदर अगर देखें तो उसमें जो एक्टिविटी है वो 15 नहीं है, वो 9 है क्योंकि वो बॉडी डेड है। 9 एक्टिविटी मिलती है पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि जब वो जिंदा था तो 15 डीके था, अब जब मर गए तो 9 डीके हुआ, तो 15 से 9 होने में कितना टाइम लगा, वो हो गई उसकी एज। सिंपल बात, 15 से 9। ओके, तो जो हमारा रेगुलर टाइप फॉर्मूला है उसी से जाएंगे। R इज इक्वल्स टू R बाय R0 इज इक्वल्स टू 1/2 T टाउ एंड हाफ। ओके, एक्टिविटी इनिशियल कितनी है 15, अभी कितनी है 9, 1/2 T। ओके, एज कितनी है 5730 ओके, ये 3 से डिवाइड करो 3 और ये 5 और उसको पलट के लिखो 5/3 2 T 5730, taking log both the side, log 5/3 it's 1.6667, log it's 2 T/T/5730, इसका लॉग होगा 0.2218 is equals to T/5730 log of 2, 0.2218 multiply 5730 T 0.3010, 0.2218 multiply 5730 divided by 0.3010। ओके, तो इसकी वैल्यू आती है T 4224 ईयर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज होगी 4224, क्योंकि अभी भी उस बॉडी के अंदर कुछ कार्बन बचा है, पूरा कार्बन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा कैलकुलेशन और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। पहले समझो क्वेश्चन को कि जब बॉडी जिंदा थी तो 15 डीके था, अब जब बॉडी मर चुकी है तो 9 डीके है, तो 15 से 9 होने में क्या टाइम लगा, हाफ लाइफ का यूज करके कैलकुलेट करो। ओके, राइट डाउन एक्सरसाइज नंबर 8।